रीडायरेक्टर्स क्या होते हैं? नाम से में अंदाज़ा हो रहा है कि हम वेबसाइट को किसी दूसरी जगह पर भेजना चाह रहे हैं। यानी हम लिखें www.xyz.com, लेकिन लिखकर जब हम एंटर करें तो वेबसाइट चली जाए abc.com के ऊपर, यानी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, ये तो होती है रीडायरेक्शन। अब ये रीडायरेक्शन कितनी तरह की होती है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है, और ये हम जो पढ़ रहे हैं ये ऑन साइट एसईओ के स्टैंडर्ड्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है हमारी। ठीक है, रीडायरेक्ट है क्या? अ रीडायरेक्ट इज़ अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन। बेसिकली किसी भी वेबसाइट को दो ही तरह से देखा जाता है, या तो उसको सर्च इंजन देखते हैं क्राउलर्स, या यूजर्स देखते हैं जो आपकी वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं, टू अ डिफरेंट यूआरएल फ्रॉम द वन दैट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। यानी हम रिक्वेस्ट किसी और यूआरएल को करेंगे लेकिन खुल कोई और वेबसाइट जाएगी। ठीक है, इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं 301 रीडायरेक्ट और एक को हम बोलते हैं 302 रीडायरेक्ट। यानी एक रीडायरेक्टर 301 है और एक 302 है। 301 का रीडायरेक्ट जो है इसे हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट, और 302 का जो रीडायरेक्ट होता है इसे हम बोलते हैं टेम्परेरी रीडायरेक्ट। यानी अगर तो हम परमानेंटली एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हैं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें कि क्या हो सकती हैं परमानेंटली। मिसाल के तौर पर हम एक पुरानी डोमेन लेकर चल रहे हैं, उसके बाद हमें कोई नाम इतना सूट नहीं कर रहा तो हमने कहा अपना नाम चेंज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एक और डोमेन परचेज कर ली और अपनी वेबसाइट को उस पर स्विच कर दिया। तो अब हम ये कहते हैं कोई बंदा हमारी पुरानी वेबसाइट का नाम लिखे तो दूसरी वाली वेबसाइट पर वो चला जाए। जैसे पीक सोल्यूशन है तो फॉर एग्जांपल हम कहेंगे पीक सोल्यूशन की बजाय पीक कॉलेज हो जाए। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आ जाए। हाँ जी जी जाओ। तो ये हमारे पास 301 का रीडायरेक्टर जो होता है ये परमानेंट रीडायरेक्टर कहलाता है। यूआरएल हैज़ बीन मूव्ड परमानेंटली टू अनदर यूआरएल। इसका क्या मतलब हुआ कि परमानेंटली मूव कर गया। एक एग्जांपल ये बता दिया आपको। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि वेबसाइट जो होती हैं वो SSL प्रोटेक्टेड भी होती हैं। मतलब कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पर आप लॉक देखते हो और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे लॉक नहीं लगा होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारी दूसरी स्लाइड है जिस पे लिखा होगा HTTP वाला। ये देखिए, इस वेबसाइट को हम खोल रहे हैं तो इसके साथ लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट है। और अगर हम दूसरी एक और वेबसाइट पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, यानी इसका मतलब है कि ये सिक्योर नहीं है। यानी अगर हम जो वेबसाइट लेंगे तो हम दोनों सूरतों में वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट सिक्योर वेबसाइट भी यूज़ होती है और सिक्योर भी। तो जब हमने पहले बाय की वेबसाइट तो हमने SSL बाय नहीं की साथ, यानी हमारी वेबसाइट नॉट सिक्योर थी, तो हमारा जो URL बन रहा था वो HTTP के साथ बनता था। लेकिन उसके बाद अपने सिक्योरिटी भी परचेज कर ली, यानी SSL परचेज कर ली, तो अब हमारा URL चेंज हो गया तो HTTPS हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फिर दो URLs हो गए, एक पुराना URL और एक नया URL। तो जब हम SSL परचेज कर लें और फिर हम कहेंगे भाई अब हमें HTTP से HTTPS पर ले जाओ, तो इसका क्या मतलब होगा कि हम फिर रीडायरेक्ट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई इस साइट को यहाँ से उठाकर उस पर ले जाओ। कोई भी बंदा HTTP लिखे लेकिन खुले कौन सी वेबसाइट, HTTPS वाली वेबसाइट खुले। ठीक है, सो ये एक रीडायरेक्ट है। तो ये जो एग्जांपल हमने अभी देखी है, ये कौन सी एग्जांपल हम लोगों ने देखी है, ये 301 की एग्जांपल है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अपनी SEO के हिसाब से कि जब हम इसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो हमने तो पहले ही पढ़ रहे थे कि भाई SEO जब करते हैं तो 6 से 8 महीने लग जाते हैं एक वेबसाइट की SEO करते हुए। और फिर जब हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया तो ये तो बिल्कुल ही नई जगह पर चली गई। तो SEO का क्या होगा, जो हमने इतनी मेहनत करके SEO की थी उस वेबसाइट के ऊपर, क्या हमारी SEO ज़ाया हो जाएगी कि वो SEO भी साथ मूव कर जाएगी, यानी कि SEO पे कोई असर नहीं होगा। हाँ, 301 redirect passes between 90 to 99% लिंक जूस। लिंक जूस का क्या मतलब है, लिंक इक्विटी का क्या मतलब है, रैंकिंग पावर, मतलब SEO। कहता है अगर तो आप 301 का रीडायरेक्टर लगाते हैं तो ये तो SEO की वैल्यू को भी साथ ले जाता है, लेकिन अगर आप 302 का लगाएंगे तो SEO की वैल्यू को साथ नहीं लेकर जाएगा। अभी हम पढ़ 301 रहे हैं,
सो इसका मतलब क्या हुआ कि एसईओ के हवाले से तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास है, इसकी एग्जांपल है जो मैं अभी आपको बता रहा था, वही लिखी हुई है, example.com लिखा है हमने, लेकिन जब आप इसको 301 लगाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, example2.com पर। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या है, HTTPS माइग्रेशन, यानी कि हम HTTP को HTTPS पर माइग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल करके भी बताता हूँ ये होगा कैसे। दूसरा क्या है हमारे पास, 302 रीडायरेक्ट। इट इंडिकेट दैट URL हैज़ बीन टेम्परेरीली मूव। अगर आप टेम्परेरी तौर पर मूव करना चाह रहे हो, इसका क्या मकसद हो सकता है, इसका एक मकसद तो ये भी हो सकता है कि आपकी साइट में कुछ मेंटेनेंस का इशू हो, आप कह रहे हो कि मेंटेनेंस कह रहे हैं तो इसको दूसरे URL पे ले जाएं, इस पे हम नहीं दिखाना चाह रहे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई शॉप होती है तो वो परमानेंटली भी कहीं मूव कर जाती है सम टाइम, और सम टाइम टेम्परेरी भी मूव करती है जब उसमें कुछ काम हो रहा होता है। और इसका जो दूसरा मकसद है वो होता है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग का क्या मतलब है कि हमने वेबसाइट की SEO की है और हमने 2 साइट्स बना ली हैं, तो हम दोनों को कंपेयर करके रिजल्ट चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन, कि भाई जैसे मैं अभी सब डोमेन पे लगाता हूँ ना चीज़ें, तो हम कह रहे हैं नहीं हमारे पास डोमेन्स हैं तो हम रीडायरेक्ट कर लेते हैं उसको दूसरी डोमेन के ऊपर, तो उधर जाकर रिजल्ट देखते हैं और इधर रिजल्ट देखते हैं। तो ये इसके पर्पज़ होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आमतौर पर हम 302 का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने जब भी इस्तेमाल करना, मिसाल के तौर पर आपने 6 महीने पहले वेबसाइट खरीदी और उस वक्त आपने HTTP के साथ बाई की, मतलब सिक्योर है कि नहीं सिक्योर, सिक्योर नहीं है। HTTP सिक्योर नहीं है, HTTPS सिक्योर है, ठीक है। तो अब हमने 6 महीनों के बाद SSL भी परचेज कर ली, तो इसका मतलब है हमने सिक्योरिटी बाय कर ली है। जैसे ही हमने SSL परचेज की तो हमारा जो URL है वो चेंज हो जाएगा HTTP से HTTPS में। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S लगा देंगे तो सिक्योर आ जाएगा सर, कि ये वाला प्रोटोकॉल अब सिक्योर हो गया। अभी अगला लेसन आएगा उसमें भी पढ़ेंगे डिटेल से। अब ये काम होना कैसे है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जो 301 का, आमतौर पर हमें 301 का लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 301 का हमने रीडायरेक्टर कैसे लगाना है, इसके लिए हम वापस चलते हैं अपनी, कहाँ पे जाएंगे जी, वेबसोल पे, cPanel में। यानी आपने ये जो काम करना है ये जाकर आपने अपने cPanel से करना है, ठीक है। लॉगिन करें। सब डोमेन बनानी सिखाई थी मैंने आपको, आप भी नहीं थे प्रीवियस क्लास में, है ना, दोनों ही नहीं थे आप। सब डोमेन बनानी सीखी हमने, आप भी नहीं थी जी, सब डोमेन बनानी सीखी थी ना, ठीक है। ये जो सब डोमेन बनाने वाला काम है ये ऑनलाइन काम है, यानी कि इसकी प्रैक्टिस तो आप घर में नहीं कर सकते हैं। ये सब डोमेन तो आप उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास कोई cPanel हो, होस्टिंग होगी, तो इसीलिए मैंने कहा था कि क्लासरूम सेशन है। तो अगर ये हमने किया हुआ तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, जो नहीं थे उस रिकॉर्डिंग को चेक करें, हाँ ठीक है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं जी, ये खुल गया है मेरा ख्याल है। खुल जाओ, नेट चेंज करूं, आ जाए। वालेकुम सलाम। मैं अपना डाटा ऑन कर देता हूँ, अगर नहीं खुलता तो बंद भी हो गया शायद। चलो खुल ही गया। यहाँ से होस्टिंग पे जाते हैं, और यहाँ से एक्टिव पे जाकर अपनी होस्टिंग पे आ जाते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें cPanel से अपना रीडायरेक्टर, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले तो हमने SSL बाय करनी है, ठीक है।
वो कितने में होगी? अभी आपको स्लिप दिखाता हूँ कितने में डॉलर होगी। में होगी तो कस्टमर इधर नहीं, चीज़ तो डॉलर में होती है, हम पैसे ही देते हैं ना, हम डॉलर तो नहीं देते ना। नहीं, मतलब प्रीमियम भी होते हैं ना। हाँ, प्रीमियम भी होते हैं। मतलब जो भी चीज़ होगी, जो बाहर की कंपनी से हम जो भी होस्टिंग वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए तो डॉलर ही होंगे ना, तो हम कन्वर्ट करके दे रहे होते हैं ना पाकिस्तानी रुपीज़ में। मतलब यहाँ पर तो उन्होंने हमारी आसानी के लिए जो इन्वाइसेस बनाई होती हैं वो इसी तरह बनाई होती हैं। ये क्या लिखा हुआ है? माई इन्वाइसेस आ रही हैं, इस पर क्लिक करें ज़रा। ये अभी हमने एक लास्ट पेमेंट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पहले इसको देख लें जो हम देख रहे थे जी। लॉग इन टू सी पैनल में आए। अब हम रीडायरेक्टर के लिए जा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कहाँ पर रीडायरेक्टर में नज़र आता है। अब देखना आप लोगों ने, गुजर तो नहीं गया? ये देखिए लिखा हुआ है रीडायरेक्ट। तो ये रीडायरेक्टर भी हम सी पैनल से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ से रीडायरेक्ट पे आते हैं आगे, और देखें यहाँ पर दोनों रीडायरेक्टर्स लगे हुए हैं कि कौन सा रीडायरेक्टर आपने लगाना है। तो अगर आपने टेम्परेरी रीडायरेक्ट लगाना है तो 302 को यूज़ कर लेंगे। और एसईओ फ्रेंडली कौन सा रीडायरेक्ट है? 301 वाला है, जो वो एसईओ फ्रेंडली रीडायरेक्ट है, ठीक है। कि जब हम ये वाला रीडायरेक्ट लगाएंगे, अब मिसाल के तौर पर हम किसको लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ से उस साइट को लेंगे जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये, और यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, इधर मैं लिखूंगा HTTP। सपोज कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये HTTP पर है, तो मैं कहता हूँ इसको यूं कर दो, इसहाक आई हॉस्पिटल, सॉरी क्या था वो, तो इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। बस इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, रीडायरेक्ट विद और विदाउट www। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बंदा www के साथ वेबसाइट लिखे या उसके बगैर लिखे तो भी वो HTTPS पर चली जाए। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, वाइल्ड कार्ड रीडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है, कोई भी बंदा सिर्फ अल्लामा शफात रसूल ही लिख दे तो भी वो HTTPS पर ही चली जाए। यानी वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब है कि पूरी वेबसाइट का नाम भी ना लिखे तो भी वो HTTPS पर जाए, HTTP पर ना जाए, ठीक है। तो बस इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे तो ये इधर ऐड हो जाएगी। और ऑलरेडी देखें एक लगा हुआ है, रीडायरेक्टर लगा हुआ है ना, पहले भी हमने एक लगाया हुआ है। यानी इसका मतलब है कि ये वेबसाइट शुरू में SSL प्रोटेक्टेड नहीं होगी, बाद में हमने की होगी। तो देखें हमने लिखा हुआ है isaac-hospital.com, और आगे क्या लिखा हुआ है HTTPS, और आगे क्या लिखा हुआ है, स्टेटस कोड कौन सा है इसका 301। तो इसको भी हमने, तो ये तरीका होता है 301 या 302 अप्लाई करने का। मिसाल के तौर पर अगर मैं टेम्परेरी तौर पर समझाने के लिए ये कहूँ कि भाई मैं कहता हूँ कोई भी बंदा isaac-hospital.com लिखे तो वो जियो की वेबसाइट पर चला जाए, तो ये वाला रीडायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। यहीं से हम रीडायरेक्ट लेंगे, चूज़ करेंगे किसके लिए बना रहे हैं, टेम्परेरी बना रहे हैं कि परमानेंट बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेम्परेरी बनाएंगे तो ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेरी बनाने के बाद 10-15 दिनों में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी जैसे ही क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आना शुरू होगा तो वो वैल्यू लूज़ हो जाएगी आपकी। जब आप टेम्परेरी तौर पर जाएंगे तो SEO की कोई भी वैल्यू साथ मूव नहीं करती, SEO की वैल्यू साथ मूव नहीं करती। SEO की वैल्यू मूव करती है 301 के साथ, ठीक है। सो ये था हमारा एक टॉपिक, आज का पहला टॉपिक। वो क्या था कि रीडायरेक्टर्स क्या होते हैं, A/B टेस्टिंग क्या होती है, अभी आपको मैंने बता भी दिया है कि जब हमने 2 वर्जन किसी चीज़ के चेक करने होते हैं तो उसको हम बोलते हैं A/B टेस्टिंग, ठीक है। Quora.com क्या चीज़ है जी, ये एक फोरम है, वेबसाइट है, ये फोरम है जहाँ पर, फोरम का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जहाँ पर डिस्कशंस होती हैं। सो यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी होंगी और हर कैटेगरीज के लिए क्वेश्चंस भी मौजूद होते हैं और उनके सोल्यूशंस भी मौजूद होते हैं। सो यहाँ पर अगर आप जाकर अपना अकाउंट बना लें तो ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी और SEO के हवाले से भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम जिस वेबसाइट की SEO कर रहे होते हैं उसका रेलिवेंट हम एक अकाउंट बनाते हैं और कोरा में जाकर इंगेजमेंट करते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे गुफ्तगू करते हैं, लोगों को उसके आंसर करते हैं और अपने आंसर्स में अपने लिंक्स पेस्ट करते हैं
और लिंक का मतलब होता है कि हम ट्रैफिक ले रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। सो इसका अकाउंट भी आप बना लीजिएगा ताकि इसको आप देख लेंगे ये क्या चीज़ है। साइन अप होना जाकर आपने सिर्फ, और फिर अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक के साथ आपने इन्वॉल्व हो जाना है, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, वहाँ पर आपको पार्टिसिपेशन भी मिलेगी, वहाँ पर आप लोगों के पूछे हुए सवालों के जवाब भी दे सकते हैं, और वहाँ पर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी। ये जो मैं स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ मैंने आपके ग्रुप में ऐड कर दी है। ये तो हो गया एक रीडायरेक्ट, और ये रीडायरेक्ट कैसा रीडायरेक्ट है, ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। सबको पता लग रहा है कि हम एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली मूव होते हैं, यानी कि हमें मूव होते हुए हम देख सकते हैं कि भाई हम पहले ABC पर थे तो फिर XYZ पर चले गए। अब एक और हम इसी तरह की चीज़ पढ़ने लगे हैं और उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल टैग। ये क्या चीज़ है? कैनोनिकल टैग को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई SEO करनी है तो SEO का सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो यही है कि आप यूनिक कंटेंट लिखें। यही है ना कि अपना कंटेंट लिखेंगे तो SEO बहुत जल्दी रैंक कर जाएगी आपकी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि डुप्लीकेट कंटेंट है हमारी वेबसाइट में, लेकिन हमारी वेबसाइट में जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो हमारी ही वेबसाइट से है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा जो लैंडिंग पेज है या मेरा जो होम पेज है उसमें कुछ ऐसा पैराग्राफ एक लिखा हुआ है या 2 पैराग्राफ्स लिखे हैं या कोई एक ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको जाकर मैं अबाउट अस पे भी लिख देता हूँ, तो अब क्या हुआ, वो दोनों जगहों पर आ गया। अब क्राउलर को क्या परेशानी होगी, वो क्या समझेगा कि मैंने रैंक किसको करना है, अबाउट अस को इस टेक्स्ट के अगेंस्ट रैंक करूं कि होम पेज को इस टेक्स्ट के अगेंस्ट रैंक करूं। तो फिर अब हम क्या करते हैं, यानी ये वो वाली डुप्लीकेशन नहीं है, ये वो डुप्लीकेशन नहीं है कि हम किसी का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, ये वो डुप्लीकेशन है कि क्राउलर को हम कंफ्यूजन से बाहर निकालना चाहते हैं कि भाई उसको पता लग जाए कि मुझे अबाउट अस को रैंक करना है कि मुझे होम के पेज को रैंक करना है, ठीक है। तो इस तरह की जब कंफ्यूजन होती है, इससे बचाने के लिए उन्होंने हमें एक दिया टैग कैनोनिकल का, और वो ये कहते हैं कि जो आपका डुप्लीकेट हो, यानी जो आप कॉपी यूज़ कर रहे हो जिस टैब के ऊपर, जिस पेज पे आप कॉपी यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप कैनोनिकल का टैग लगा दो। इसका ये मतलब है कि आप क्राउलर को ये बता रहे हो कि भाई ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ मिल रहा है जो कि किसी और पेज पर भी है, और वो पेज ये वाला पेज है, यानी मास्टर पेज कोई और है और ये कॉपी वाला पेज है, तो आप इस टेक्स्ट के अगेंस्ट इस पेज को क्राउल नहीं करो, बल्कि इस टेक्स्ट के अगेंस्ट किसको क्राउल करो, जिसको मैं कैनोनिकल में बता दूं। समझ आ गई बात की? यानी इसमें वो क्या बताएगा कि इस पेज को करो जिसको मैं बता देता हूं, जिसे मैं मेंशन कर रहा हूं, इसको आपने ऑप्टिमाइज करना है। मतलब मेरा एक पैराग्राफ है वो होम पेज पे भी लिखा हुआ है, मेरा वही वाला पैराग्राफ अबाउट अस पे भी लिखा हुआ है। अब जब मैं क्राउलर मेरे पेज पर आता है तो वो कहेगा भाई इसमें से असल वाला कौन सा है, आपका असल टेक्स्ट कौन सा वाला है। तो ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कैनोनिकल, ठीक है। ये बात बताने के लिए हम कैनोनिकल यूज़ करते हैं। और कैनोनिकल समझ आ गया क्या चीज़ है। अब ये कैनोनिकल और रीडायरेक्ट, अब आपको कुछ अंदाजा तो हो रहा होगा कि दोनों कुछ थोड़े से मिलते जुलते हैं आपस में। रीडायरेक्ट में क्या कह रहे हैं, उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ ना जाओ यहाँ चले जाओ, यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं कि यहाँ ना जाओ यहाँ चले जाओ। लेकिन फ़र्क क्या है, जब हम रीडायरेक्ट की बात करते हैं तो हम यूज़र को भी कह रहे हैं और हम क्राउलर को भी कह रहे हैं, लेकिन जब हम कैनोनिकल की बात करते हैं तो हम सिर्फ क्राउलर को कह रहे हैं, यूज़र को नहीं कह रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि वेबसाइट का फिजिकल मूव नहीं है, वेबसाइट का फिजिकल मूव नहीं है, जबकि रीडायरेक्ट में वेबसाइट का फिजिकल मूव है। सो इस तरह के रीडायरेक्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल रीडायरेक्ट, यानी हमने वर्चुअली मूव कराया क्राउलर को सिर्फ कि भाई इधर से निकलो और इसको असल ना समझो बल्कि असल उसको समझो जो मैंने कैनोनिकल में बताया है। और दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि असल वाला जो है जहाँ पर हम ये डुप्लीकेट यूज़ कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम क्राउलर के लिए और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें कि नंबर ऑफ कैनोनिकल्स हम यूज़ कर लें। हम ये कहें भाई अबाउट अस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो होम से भी आ रहा है, अबाउट अस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो गैलरी से भी आ रहा है, अबाउट अस में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आर्टिकल से भी है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। सो गूगल हमें कहता है कि आप एक फाइल के अंदर सिर्फ एक कैनोनिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई डुप्लीकेट टेक्स्ट लिखना भी है तो आप किसी एक पेज का लिख सकते हैं, 2 पेजों का नहीं लिख सकते। यानी कि एक पेज के ऊपर सिर्फ एक कैनोनिकल टैग होगा, एक से ज़्यादा कैनोनिकल टैग्स नहीं होंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है एसईओ का,
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि हम दूसरे पेजेस पर बता रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमको कुछ डाउट हो जाए ना कि भाई इसमें एक सेंटेंस भी होम पेज का पड़ा हुआ है तो हम उसमें कैनोनिकल लगा देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। और ये एसईओ का एक फैक्टर भी हम पूरा कर रहे होते हैं, वो ये भी चेक करता है। अगर आप एसईओ चेक करोगे, मैंने आपको टूल बताया था ना एसईओ चेक का, एक बताया था एसईओ चेक के नाम से, एसईओबिलिटी के नाम से एक टूल वेबसाइट है और एसईओ चेक के नाम का एक टूल है। यूआरएल पे जाओगे, वेबसाइट पे जाओगे तो एसईओबिलिटी होगा, और अगर मोबाइल ऐप पर आओगे तो एसईओ चेक के नाम का टूल है। वो आपको पूरी एसईओ चेक करके बताएगा और अब आपको उसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसलिए कि अब आपने काफ़ी सारी एसईओ देख ली है, अब आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई इस वेबसाइट का एसईओ, यानी इसको हम बोलते हैं एसईओ ऑडिट करना, कि किसी भी वेबसाइट को हम देखेंगे और वो बताएगा कि इसकी ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं और ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं, तो वो कैनोनिकल को भी चेक करता है कि भाई इस पर कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर लगा होगा तो वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा, अगर नहीं लगा होगा तो वो कहेगा इस पर कैनोनिकल नहीं है, कैनोनिकल लगाओ, ठीक है। अब बात आ गई कि कैनोनिकल लगना कैसे है, ठीक है। ये नीचे बड़ा लिखा हुआ है, नीचे से मैं समझाता हूँ कहाँ लगेगा कैनोनिकल। सबसे पहली बात तो ये है किस फाइल में लगेगा, जिस फाइल में कॉपी है, नंबर 1। उस फाइल के कौन से हिस्से में लगेगा, उस फाइल के हेड वाले पोर्शन में लगेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें भी डिक्लेयर होती हैं वो सारी की सारी हेड पोर्शन में डिक्लेयर होंगी। सो ये लगेगा कैसे, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, यानी कि लिंक का टैग लगेगा जिसमें हम बताएंगे कि भाई रिलेशन क्या है, कैनोनिकल क्या है, और आगे href। अब इसका क्या मतलब है, ये बता रहे हैं कि भाई ये जो है ये तो कॉपी है और ये असल वाला कहाँ पड़ा हुआ है, ये हम इस जगह पे बता रहे हैं जहाँ पे मैंने href लिखा हुआ है, इसके आगे आपको अपने होम पेज का URL दे देना है, ठीक है। जी देख रहे हैं आप, यानी कि लिंक रिलेशन कैनोनिकल href इक्वल्स टू https वेबसाइट का नाम स्लैश फाइल का नाम, यानी अब यहां पर फाइल का नाम देना है हम लोगों ने, एग्जैक्टली फाइल का नाम देना है। और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है करेक्ट, नीचे लिखा हुआ आ रहा है रॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने बताना है उसको वो कैसे बताना है, मुकम्मल पाथ बताना है उसको, ठीक है। सिर्फ फाइल का नाम नहीं बताना बल्कि URL के साथ बताना है। और ये क्या लिखा हुआ है जी, यूज 1 कैनोनिकल पर पेज, ये नीचे एग्जांपल भी एक आ गई है। ये तो हो गया कोडिंग वाली वेबसाइट के लिए। अब अगर हम बात करें कि वर्डप्रेस की अगर हमारे पास वेबसाइट हो तो वहां पर जब हम कैनोनिकल बताना चाहें तो कैसे बताते हैं। तो वर्डप्रेस में तो आपको पता है ना, कोडिंग को हम ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे होते। नो डाउट कोडिंग भी हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हमारे पास ग्राफिकल होती हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि आपको कोई भी एसईओ का काम करना है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे कहता है कि भाई बड़ी देर से एसईओ सीख रहे हो, तो बताओ वर्डप्रेस में एसईओ कैसे करते हैं। तो आपके पास इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब होना चाहिए कि भाई वर्डप्रेस में जब हम एसईओ करेंगे तो एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक। यानी कि वर्डप्रेस में जो एसईओ होगी वो प्लगइन के थ्रू होगी। वर्डप्रेस में एसईओ कोडिंग के थ्रू नहीं होगी। अभी तो हम जितनी एसईओ कर रहे हैं सब कोडिंग के थ्रू कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट कोडिंग वाली है। लेकिन जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो आप एसईओ कर रहे हो वो कैसे होगी, प्लगइन के थ्रू। अब इसके जो पॉपुलर प्लगइन्स हैं, वैसे तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, 2 प्लगइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें से एक तो है योस्ट, योस्ट के नाम से एक प्लगइन है, YOAST योस्ट, ठीक है। यानी आपके पास कोई वेबसाइट आती है, आप सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या उस पर योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये प्लगइन फ्री भी होता है और पेड भी होता है। इसके बहुत सारे फीचर्स फ्री भी मिल जाते हैं, और अगर आपका क्लाइंट अच्छा पे करने वाला हो तो आप उसे कहते हैं कि मुझे योस्ट बाय कर दें आप, ठीक है। ये बाय करना क्लाइंट का काम होता है जिसकी वेबसाइट होती है। तो अगर वो नहीं बाय करेगा तो फिर हम इसका फ्री प्लगइन यूज़ करेंगे। और एक रैंक मैथ के नाम से एक प्लगइन है। ये जो 2 मोस्ट पॉपुलर है, इनमें ज़्यादा पॉपुलर जो है वो योस्ट है और दूसरे नंबर पर रैंक मैथ है। इस तरह एसईओ, इस तरह के और बहुत सारे नाम आ जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास जो वेबसाइट्स आती हैं उनमें ज़्यादातर जो लगे होते हैं वो या तो योस्ट लगा होता है या रैंक मैथ लगा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल क्या है, एसईओ की एक फैक्टर है। इस एसईओ का इस फैक्टर को अप्लाई करने के लिए आपके पास एसईओ का प्लगइन होना चाहिए। ये जो आपको इस वक्त दिख रहा है ये कौन से वाला रैंक मैथ है कि योस्ट है, शक्ल देख के पहचाने। हाँ, वाई का आइकन बना हुआ है ना,
मैं कहा वाई का आइकॉन बना हुआ है इसके साथ, छोटा सा, छोटा नजर आ रहा है आपको शायद, है ना, ये देखें ये वाई बना हुआ है ना। सो यानी ये योस्ट के आइकॉन की पहचान है, ये इसकी है पहचान है कि आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये योस्ट है। तो योस्ट पे आए हम लोग। उसके बाद आगे देखें जरा कहाँ जाना है आपने, एडवांस पे जाएंगे आप, ठीक है, यानी कि योस्ट इस पे आएंगे, कहाँ आएंगे, योस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी एडवांस की। और नीचे अगर आप आएंगे तो देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैनोनिकल यूआरएल। अब यहाँ पर वो कोडिंग नहीं करनी है हमने, यहाँ पर लिंक रिलेशन नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पर क्या लगाना है, आपने जो href इक्वल्स टू के आगे यूआरएल दिया था ना, आपने सिर्फ वो वाला यूआरएल पेस्ट कर देना है यहाँ पे बस। यानी ये डिफरेंस है उधर काम करने का और इधर काम करने का, ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा पार्ट देंगे, यहाँ पर ये वाला पार्ट देंगे, HTTPS से आगे जितना भी हिस्सा है ये सारा कॉपी करेंगे फाइल को खोल के और यहाँ पर लाकर उसे पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि वर्डप्रेस में कैनोनिकल लग गई है। अच्छा, आगे एक छोटा सा टॉपिक और इसके साथ अटैच किया हुआ है जिसका कैनोनिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये अलहदा से एक टॉपिक है और इसका नाम क्या है जी, इंडेक्सिंग। तो आपको सबको पता है क्या चीज़ है ना, इतना तो समझ में आ ही गया ना कि इंडेक्सिंग क्या होती है, कि हमारी वेबसाइट अगर क्राउल हो रही है तो उसके बाद हमारी वेबसाइट इंडेक्सिंग में आना शुरू हो जाती है। और फिर जब फ्रीक्वेंटली इंडेक्स होती है और अच्छे फैक्टर के साथ हमने वेबसाइट बनाई है तो वो क्राउल करती है, ऊपर नीचे भी होती है और फिर एक वक्त आता है कि वो पेज नंबर 1 पर भी आ जाती है। सो ये एक मेटा टैग है। मेटा टैग का क्या मतलब है, ये कहाँ पे लगेगा, हेडर में लगेगा, ठीक है। और इसका नाम है नो इंडेक्स। अब इसका क्या फायदा क्या होता है इसका, The no-index directive is an often used value in meta tag that can be added in HTML source code to suggest search engines to not include that particular page in its list of search results। नाम से अंदाज़ा हो रहा है हमें कि हम कह रहे हैं कि भाई अभी ये वाली जो फाइल है ना, सपोज कर लेते हैं हम ये कहते हैं यहाँ तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ये इंडेक्स हो, ठीक है, या हमारी रिक्वायरमेंट टेम्परेरी तौर पर नहीं है कि ये इंडेक्स हो। तो कहते हैं आप जिस फाइल को अभी इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, ठीक है, आप उसके अंदर आकर बता दो, आपको रोबोट में जाकर अलग से बात करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसी फाइल के अंदर बता दो। कैसे बता दो कि एक मेटा का टैग लगाओ और उस पर लिख दो नो इंडेक्स, ठीक है। ये कैसे लगेगा, मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स, ये दो इसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक पे लिखा है मेटा नेम इक्वल्स टू रोबोट्स और एक पे लिखा हुआ है मेटा नेम इक्वल्स टू गूगल बोट। इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है क्या? एक गूगल के अंदर आता है ना बोर्ड और एक ऊपर वाला बोर्ड, लेकिन इन दोनों में नहीं, फर्क क्या है, फर्क क्या है, कौन बताएगा? रोबोट्स में जो है सारे सर्च गुड, शाबाश। रोबोट्स का मतलब ये है कि जितने भी सर्च इंजन हैं सारे सर्च इंजन को हम डायरेक्टिव दे रहे हैं। और गूगल बॉट का क्या मतलब है कि हम सिर्फ गूगल वाले को कह रहे हैं, बाकियों को नहीं कह रहे। रोबोट्स का मतलब है कि क्या लिखे होते थे रोबोट्स के अंदर सबसे पहली लाइन में, रोबोट्स की पहली लाइन क्या है, यूजर एजेंट स्टैटिक। बेसिकली हम पहले कह रहे थे कि हर यूजर एजेंट स्टैटिक लगाकर, अब हम ये कह रहे हैं कि नीचे वाली लाइन से ये कहना चाह रहे हैं कि बाकियों को नहीं हम कुछ कह रहे हैं, हम सिर्फ गूगल बोट को कहना चाहते हैं। इट्स अप टू अस कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर आपने इसको गूगल को अलग से कहना हो तो गूगल बोट लिख देंगे, सबको कहना होगा तो रोबोट्स लिख देंगे। आगे लिखा हुआ आ रहा है कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। और सेम इसी तरह अगर हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो जब हम पेज खोलेंगे वर्डप्रेस के अंदर तो उसके अंदर एक चेक बॉक्स बना होगा और उस पर लिखा होगा नो इंडेक्स। अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो इंडेक्सिंग नहीं करेगा और उसको अगर अनचेक रहने देंगे तो वो इंडेक्सिंग करेगा, ठीक है। यानी कि उसमें हमें कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कैसे करेंगे हम, चेक बॉक्स के थ्रू करेंगे। यानी कि चेक बॉक्स को ऑन कर दिया तो उसने नो इंडेक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो ये हमारी दूसरी फाइल होगी कैनोनिकल। और ये दोनों काम जो हमने सीखे हैं बेसिकली दोनों ही हमारे जो थे वो रीडायरेक्ट थे। एक फिजिकल रीडायरेक्ट था और एक वर्चुअल रीडायरेक्ट था। एक बोथ ही रीडायरेक्ट्स थे, क्लाइंट्स यूजर्स का रीडायरेक्ट भी था और क्राउलर का रीडायरेक्ट भी था। जबकि वर्चुअल रीडायरेक्ट था जो सिर्फ वो किसको रीडायरेक्ट कर रहा था, क्राउलर को रीडायरेक्ट कर रहा था कि भाई ये असल नहीं है, असल कुछ हो रहा है। और एक फाइल में हम सिर्फ एक कैनोनिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगली फाइल में। ये जो फाइलें मैं पढ़ा रहा हूँ मैंने ग्रुप में शेयर की हैं।
HTTP को पहले देख लेते हैं, सी रेलिवेंट है जो भी हमने देखा है जी। अभी हमने ये समझ तो लिया कि HTTP क्या चीज़ है और HTTPS क्या चीज़ है। HTTP क्या है? नॉन सिक्योर, और HTTPS क्या है? सिक्योर है। यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम किसी को कोई लेटर लिखें और उसको इन्वेलप में डालने की बजाय वैसे ही कर दें, ठीक है। वो जैसे शादियों में सलामी देते हैं ना इन्वेलप में डाल के, तो वो सिक्योर होता है, बंदे की इज्जत बच जाती है, कितने पैसे दे रहे हैं ना। तो सरेआम दें और थोड़े पैसे दें तो पता लग जाएगा कि कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह बिल्कुल ये भी जो डाटा आपका ट्रैवल करता है इंटरनेट के ऊपर, वो सिक्योर फॉर्म में करेगा कि अनसिक्योर में। सिक्योर फॉर्म का मतलब है कि वो सील कर देगा आपके डाटा को, और खुलेगा, सील कहाँ पे खुलेगी? जहाँ पर पहले मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं गूगल पे कुछ चीज़ लिखता हूँ, किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ, तो वो मेरी रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? सर्वर के पास जाती है जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा? मेरी रिक्वेस्ट को सील करके मुझे भेजेगा, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी तो वो अनसील हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? दरमियान में अगर कोई हैकर या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी, सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती होगी, तो वो नहीं होगी और मेरा डाटा सिक्योर रहेगा। सो ये किस पे अप्लाई होगा? ये SSL अप्लाइड वेबसाइट के ऊपर ये फंक्शनैलिटी होगी। इसीलिए हम कहते हैं SSL लेना चाहिए। एक टाइम था जब वेब होस्टिंग कंपनीज भी जो होती थी वो चॉइस पर कहती थी ना लें, लेकिन अब तो वो आपके बिल के अंदर ही जो है ना, वो होस्टिंग के साथ साथ SSL की परचेज कॉस्ट भी डालकर भेजते हैं, और होस्टिंग की पेमेंट अलग है, SSL की पेमेंट अलग होती है। ये तकरीबन अभी मैंने एक पैकेज बाई किया है, उसमें तकरीबन 2500 रुपीज़ की SSL मिली हमें 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये तकरीबन प्राइस होती है, बट डिपेंड चेंज होगी, वेरी करेगी किस होस्टिंग कंपनी पे है। कोई इतने की दे रहा होगा, कोई इसे सस्ती भी दे सकता है, कोई इसे महंगी भी दे सकता है। सो HTTPS इज़ HTTP विद इंक्रिप्शन, यानी कि वो क्या करता है? डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है। डाटा इंक्रिप्शन की आसान मिसाल ऐसे ही है जैसे हम पासवर्ड इंक्रिप्टेड पासवर्ड्स होते हैं। तो आप देखते हैं कि अभी आप 4-5 करैक्टर्स में पासवर्ड लिखें, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उन्हें देखते हो तो वो 4-5 करैक्टर शो नहीं हो रहे होते, कभी वो 10 शो हो रहे होते हैं, कभी वो 12 शो हो रहे होते हैं, ताकि कोई भी बंदा उन तक पहुँच ना सके। क्योंकि 4-5 करैक्टर्स नज़र आ रहे हो तो इसको बड़ा आसान तरीका ब्रेक करने का, सबको पता लग गया कि ये तो 5 करैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ कम्बिनेशन से ट्राई की जा सकती हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो इजीली ब्रेक हो सकता है आपका, ठीक है। सो इंक्रिप्शन जब हो जाती है तो वो उसकी नंबर ऑफ करैक्टर्स को भी चेंज कर देता है। द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोटोकॉल्स इज दैट HTTPS यूजेस TLS, यानी SSL यूज करती है टू इंक्रिप्ट नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग का है, वो हमसे रेलिवेंट बिल्कुल नहीं है, उसको आपने समझना भी नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। As a result, HTTPS is far more secure than HTTP, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। What SSL stands for? SSL क्या चीज़ है जी? Secure Socket Layer, ठीक है। SSL जो बनता है Secure Socket Layer is standard security technology for establishing an encrypted link between server and client. Between server का क्या मतलब है? वो सर्वर जहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट अपलोड की हुई है, और क्लाइंट का मतलब ये है कि जो उसे एक्सेस कर रहा है। टिपिकली अ वेब सर्वर, वेबसाइट एंड अ ब्राउजर, और अ मेल सर्वर एंड अ मेल क्लाइंट। अब ये मेल सर्वर और मेल क्लाइंट का क्या मतलब है कि अभी तो हम लोग जो मेल सर्वर यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर गूगल का यूज़ करते हैं, भाई गूगल पर जीमेल अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली जब आप किसी ऑफिस में काम करते हो ना, तो वो लोग उन्होंने जो अपनी डोमेन्स बाय की होती हैं उनके साथ उनके ईमेल्स चल रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ जी कि मेरे पास एक वेबसाइट है peaksolutions.com की, तो इधर के जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनका ईमेल होगा info@peaksolutions.com, क्योंकि अगर मैं अपना ईमेल इनसे कहूँगा मेरा ऑफिस के लिए यूज़ करें, तो साल बाद अगर मैं जॉब छोड़ के जाऊँगा तो उनका तो सारा डाटा भी मेरे साथ ट्रैवल करेगा, या वो मुझे कहेंगे कि मुझे अपना अकाउंट मुझे दे दें, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए ऑफिशियली जो लोग होते हैं वो अपने ईमेल्स बनाते हैं, और वो ईमेल्स किस पे बनते हैं? उनके वेब सर्वर्स पे बनते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं, ये देखें ज़रा, अभी मैंने आपको होस्टिंग अकाउंट खोल के दिखाया हुआ था ना, कहाँ थी जी होस्टिंग? ये इस पे आए ज़रा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ईमेल अकाउंट, यानी कि यहाँ से ईमेल अकाउंट बनाए जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं होता है, ये आपको मैं गो थ्रू कराता हूँ। देखें ज़रा, ईमेल अकाउंट बनाना कितना आसान है। यहाँ पे इस पे आगे, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? सिंपल, क्रिएट का बटन दबाएंगे, जी ये क्या लिखा है? बस जैसे मैंने बनाना होगा सेल्स के नाम से, जिस नाम से भी, अली के नाम से बनाना होगा, तो यहाँ पर मैं नाम लिख दूंगा अली, बस। उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखूंगा, क्रिएट करूंगा, तो क्या होगा? ईमेल जनरेट हो जाएगा।
ठीक है। और ये वाले ईमेल अब इस्तेमाल कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये भी अभी आपको बता देता हूँ, इसे हमारे से रेलिवेंट नहीं है लेकिन अभी ये भी बताता हूँ आपको। आ जाए वापस ज़रा स्लाइड में। ये जी SSL हो गया। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ SSL सर्टिफिकेट, ये भी अभी आपको मैंने बता दिया है कि बेसिकली सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो गया कि HTTP क्या होती है और HTTPS क्या होती है। तो इससे पहले एक और बात यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गई है वो, ऊपर रह गई है। ये कंपैरिजन किया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। सो HTTP किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, HTTPS वर्क एट एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर्स क्या होती हैं, ये नेटवर्किंग का काम है। आपने अगर CCNA का कोर्स करेंगे तो उसके अंदर आप एक लेयर मॉडल पढ़ते हैं कि कितनी लेयर्स होती हैं। तो जिन्होंने मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे पढ़ा हुआ है, शायद इंटरमीडिएट लेवल पे भी ये शामिल होता है कोर्स पे कि लेयर्स कितनी होती हैं, ठीक है। तो इस वक्त 2 लेयर्स का हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और ये फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि एक लेयर का मॉडल, एक लेवल होता है जिसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन लेवल, और एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो सिक्योर नहीं होती है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो सील होती है। यानी कि जब कोई चीज़ ट्रैवल कर रही होगी तो वो सील होकर ट्रैवल करती है। तो उन्होंने कहा जो HTTP है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है, और जो HTTPS है वो ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट लेयर में जब हम लेयर मॉडल पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा सिक्योर जो जगह होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। यानी वो जब भी कहते हैं कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर में भेजना है, इसलिए कि वो सिक्योर होगा। इसकी जो पोर्ट होती है, अब ये पोर्ट जो है, पोर्ट का मतलब क्या है, फिजिकल पोर्ट्स भी होती हैं हमारे कंप्यूटर पे जिसमें हम माउस लगाते हैं, ठीक है ना, वो फिजिकल पोर्ट्स होती हैं। इसी तरह कुछ लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, वो उसके एड्रेसेस होते हैं। तो उसने कहा जो आपकी HTTP है वो पोर्ट 80 पे काम करती है, ये सिक्योर नहीं होती है। और जबकि 443 जो होती है ये HTTPS की पोर्ट होती है, ठीक है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, मगर इसका ताल्लुक हमारी SEO से बिल्कुल नहीं है। ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है कि SSL क्या होती है, ठीक है। और नो इंक्रिप्शन इज प्रेजेंट इन HTTP में इंक्रिप्शन नहीं होती, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं। जबकि HTTPS में इंक्रिप्शन होती है, यानी कि डाटा इंक्रिप्ट होकर आता है और क्लाइंट के बाद आने के बाद डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। ये इसकी एग्जांपल है, ये SSL प्रोटेक्टेड है जिस पे लॉक लगा हुआ है, और नॉट सिक्योर का मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक हो गया। ये आपकी क्लास अच्छा, HTTP भी हो गई, रीडायरेक्ट भी हो गया, 404 आ गई हमारी एक फाइल, ठीक है। ये 404 वाली फाइल, हाँ हाँ एरर आ जाता है, गुड, फिर तो आपको समझ आ जाएगा एकदम ये क्या होता है। 404 का क्या मतलब है कि आपकी कोई फाइल सर्वर पे पड़ी हुई थी पहले, ठीक है, अब वो आपको उसका एक्सेस नहीं मिल रहा, अब उसका एक्सेस सर्वर वालों से नहीं मिल रहा, ये भी एक वजह हो सकती है। और उसका एक्सेस आपकी किसी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं मिल रहा, ये वजह भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर हमने बहुत सारी HTML फाइल्स बनाई, और पहले हमने एक फ़ाइल थी, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। एक फ़ाइल थी जो सर्वर तक जब पहुँची तो उसका नाम था about-us.html, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, लेटर ऑन उस फाइल का नाम चेंज किया, और उस फाइल का नाम मैंने रख दिया अबाउट, यानी कि नाम चेंज हो गया। अब नाम चेंज किया फाइल का, लेकिन ये जो फाइल है ये 2 रेफरेंस में यूज हो रही है। कौन कौन से रेफरेंसेस में यूज हो रही है? नंबर 1, सबसे पहले तो वो सेव हुई है सर्वर पर, दूसरी हमारी कोडिंग में उसका रेफरेंस भी लगा हुआ है, href भी तो लगा हुआ है कहीं ना कहीं, बहुत सारी जगहों पर। अब जब तक हम दोनों जगहों से इसको ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये 404 का एरर जनरेट होगा। मसलन हमारे href में लगी हुई है, लेकिन हमने वहाँ चेंज नहीं किया, लेकिन सर्वर पे नाम चेंज कर दिया। यहाँ हमने सर्वर पे नाम चेंज नहीं किया, उस जगह पर चेंज कर दिया, तो लाजमी बात है जब href क्लिक होगा तो वो गलत जगह पर ही जाएगा, उस जगह पर जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक एरर जनरेट हो जाएगा, और ये वाला जो एरर होगा ये कौन सा होगा? 404 एरर होगा, ठीक है।
ये भी बहुत की फैक्टर है एसईओ का। यानी जब हमारे पास कोई वेबसाइट आती है तो हम सबसे पहले ये भी चेक करते हैं कि क्या उसकी वेबसाइट 404 एरर तो नहीं प्रोड्यूस कर रही, क्योंकि अगर उसकी वेबसाइट 404 एरर प्रोड्यूस कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ कि गड़बड़ है काम कहीं पे। हाँ, मतलब ये तो ठीक काम नहीं होने लगा हुआ। ये ऐसे ही है ना, जैसे कोई बंदा किसी को कहे कि जनाब मेरे से आपकी मीटिंग है, तो गूगल पे अपना एड्रेस देंगे या विजिटिंग कार्ड देंगे या इस जगह पर आपने आ जाना है, उस जगह पर जाए वो, तो वहाँ पर उस दफ्तर के नाम की कोई चीज़ ही ना हो वहाँ पर, तो उसका इंप्रेशन तो गलत क्रिएट होगा। सेम इसी तरह जब आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे और वो पेज नहीं खुलेगा तो उसका इंप्रेशन भी ठीक क्रिएट नहीं होगा, यानी कि वो बैड फैक्टर होगा गूगल के लिए भी और एसईओ के लिए भी। बेसिकली तो गूगल पे वेबसाइट आई हुई है। सो इसलिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने ये चेक करना है कि इस पर 404 एरर्स तो नहीं जनरेट हो रहे हैं, और ये हो सकते हैं, ये डेवलपर की नेग्लिजेंस से हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई क्लाइंट बार बार अपनी वेबसाइट में मॉडिफिकेशंस करवाता है तो फिर डेवलपर से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं बीच में। ठीक है, अब ये चेक कैसे होगा? अब मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसमें 10 लिंक्स हैं तो चलो आसानी से चेक हो जाएंगे, लेकिन एक वेबसाइट में 500 लिंक्स हों या 1000 लिंक्स हों तो ये तो मैनुअल काम तो नहीं रह गया ना फिर ये। इसके लिए तो हमारे पास कोई टेक्निकल तरीका होना चाहिए, कोई टूल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल का नाम ये देखें, मैंने सब ये लिंक्स लगाए हुए हैं, ये जो फाइल आपको भेजी है। एक का नाम है ब्रोकन लिंक चेकर, ये अलग वेबसाइट है। एक का नाम है AHREF ब्रोकन लिंक्स, ये अलग वेबसाइट है। और तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, डेड लिंक चेकर। ठीक है, ये चेक कैसे करेंगे, इस टूल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, वो आपको इस टूल पे ले जाएगा और वहां पर जाकर आपने उस वेबसाइट का नाम लिख देना बस। उस वेबसाइट के अंदर जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे, अगर होंगे तो वो आपको दिखा देगा। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना वो AHREF है, इसे अलाउ कर रहा हूँ मैं। ये लिंक ही बने हुए हैं इसमें, यानी आप इस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे उसी वेबसाइट पे आ जाओगे। आगे लो जी, मैंने एक वेबसाइट दी और यहां से क्या करेंगे, इसमें 10 ब्रोकन लिंक्स हैं, 20 ब्रोकन लिंक्स हैं, 400 ब्रोकन लिंक्स हैं या कोई नहीं है, ये सारा स्टेटस हमें बता देगा। हाँ जी, क्या कह रहा है, कहता है एक ब्रोकन लिंक है और ये वाला ब्रोकन लिंक है। ठीक है, तो इसको अब हम देखेंगे कि ये ब्रोकन लिंक क्यों आ रहा है, और ये क्या है, ब्रोकन आउटबाउंड लिंक है ये। ठीक है, इस पर क्लिक करें जरा। ये भी कोई हैकिंग टाइप का लिंक बना हुआ है, ये देख रहे हैं, कुछ और ही चीज़ समझ में आ रही, समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है। तो ये अब हम डेवलपर को बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, वो इसकी सोल्यूशन करेगा कि कहाँ से ये लिंक जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम दूसरे पर जाएं किसी पे, आई एम नॉट रोबोट। अब देखें ये भी रोबोट की टर्म यूज हो रही है यहाँ पे। हाँ, यानी कि बेसिकली रोबोट्स क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं ऑनलाइन, इस पे कोई ब्रोकन लिंक नहीं है। ठीक है, ये हमारे आज के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। रीडायरेक्टर्स, रीडायरेक्ट्स, कैनोनिकल, HTTPS। ठीक है, और अब आप एक काम करना है आप लोगों ने कि आप एसईओबिलिटी ऑनलाइन, एसईओबिलिटी ऑनलाइन और एसईओ चेक मोबाइल पर, इन दोनों टूल्स को चेक करें और इनके अंदर मुख्तलिफ वेबसाइट लिखें, खास तौर पर वो कीवर्ड्स लिख कर देखें जो रैंक हुई हुई हैं, और जो वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है उसका एसईओ चेक करके देखें, और जो वेबसाइट 10वें नंबर पर आ रही है या दूसरे पेज पर आ रही है, तीसरे पेज पर आ रही है, उसका एसईओ चेक करके देखें। क्योंकि जब आपने किसी का एसईओ का काम करना है तो आपको पता है आपका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है एसईओ ऑडिट, कि आपने उस वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करना है कि भाई इसकी एसईओ हुई हुई है तो क्या हुई हुई है और क्या नहीं हुई हुई, क्योंकि आपने सबसे पहले रिकमेंडेशन देनी है ना, उसको बना रिपोर्ट बना कर देंगे कि भाई आपकी वेबसाइट पे तो ये काम हुआ हुआ है, ये काम होने वाला है, उसी के हिसाब से फिर पैकेज तय होगा आपका कि भैया आप कितने पैसे उससे लेंगे। पहले आपको उसकी एसईओ का ऑडिट करके देना है। ठीक है, तो इन टूल्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अगले लेक्चर में हम इन्हें डिस्कस करेंगे। आपने करके आना है घर से कुछ थोड़ा सा इन टूल्स को यूज़।
और मोबाइल से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल से कीजिएगा कि छोटी स्क्रीन में एक एक चीज़ आपको नज़र आती जाएगी, वो पूरा बताएगा कि भाई इसके अंदर टाइटल कैसा लगा हुआ है, इस पर मेटा कैसा लगा हुआ है, इसमें हेडिंग स्टाइल लगी है कि नहीं लगी है, इंटरनल लिंक्स की तादाद ठीक है कि गलत है, कीवर्ड्स कौन कौन से इसमें लगे हुए हैं, कैनोनिकल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आपका सर्वर ठीक है कि ठीक नहीं है, यानी हर चीज़ बताएगा। तो उसमें जो चीज़ें हमसे रेलिवेंट होंगी वो हम ठीक करेंगे, और जो चीज़ें डेवलपर से रेलिवेंट होंगी वो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे। आपने इन चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है।